नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी और मैं हूं दामिनी यादव। दोस्तों, आज 8 अक्टूबर है और इस दिन हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकार प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि भी होती है। कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि आज भला प्रेमचंद की बात क्यों की जाए। तो इसके जवाब में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हिंदी के साहित्यकार प्रेमचंद को वो भी जानते हैं जो ठीक से हिंदी के बारे में तो क्या, हिंदी भी नहीं जानते हैं। हालांकि प्रेमचंद को सिर्फ किसी एक भाषा यानी हिंदी के दायरे तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपना शुरुआती लेखन उर्दू में किया था और बरसों बरस वे उर्दू में ही लिखते छपते रहे। उनका पहला उर्दू उपन्यास असरारे माआबिद नवाब राय के नाम से लिखा गया था। इसी नाम से वे लंबे अरसे तक लिखते पढ़ते रहे थे। हिंदी उनकी कलम और जिंदगी दोनों में काफी आगे चलकर दाखिल हुई थी। यूं तो 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश वाराणसी के लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव यानी गुलाब राय यानी प्रेमचंद की शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी उर्दू फारसी में ही हुई थी। लेकिन हिंदी साहित्य प्रेमचंद जी की कलम के इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता कि वे उसे काल्पनिक कहानियों, अय्यारी, पौराणिक धार्मिक कथाओं की ख्याली पुलाव पकाती दुनिया के सीमित दायरे से निकालकर एक ऐसी प्रगतिशील और यथार्थवादी भाषा की दुनिया में ले आए जिसने हिंदी भाषा साहित्य को जमीन पर पांव टिकाना और कड़वी से कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाया। ऐसा होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर प्रेमचंद जी के शब्दों में ही कहें तो साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। इन शब्दों का आज दोहराव बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बीता हुआ सुख भी दुख देता है, लेकिन दुख इंसान को मांचता है। धनपत राय ने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में जितने दुख देखे थे वे सब प्रेमचंद के भाव संसार को समृद्ध करने के काम आए। चाहे वो कम उम्र में मां को खो देना हो, तकलीफ भरा बचपन रहा हो, पहले विवाह का टूटना रहा हो, पूरे समाज से विद्रोह करके दूसरा विवाह एक बाल विधवा से करना हो, सरकारी नौकरी की बाध्यताएं जैसी व्यक्तिगत समस्याएं रही हो, या फिर विदेशी दास्ता की पाबंदियां, स्वाधीनता संग्राम, समाज सुधार आंदोलन, जाति व्यवस्था, छुआछूत, बाल विवाह या बेमेल विवाह की विसंगतियां, दहेज, सूदखोरी, लगान सूखा जैसी किसानों की समस्याएं, या फिर प्रगतिवादी आंदोलन जैसी सामाजिक समस्याएं ही क्यों न रही हों, प्रेमचंद जी की लगभग 300 से अधिक कहानियों, 1.5 दर्जन उपन्यास, हजारों पन्नों में लिखे लेख, संपादकीय, भाषण, पत्र, भूमिकाओं में इन सारी समस्याओं और अनुभवों का भाव संसार बिखरा पड़ा है। उपन्यासों में उनकी गहन पकड़ के चलते 1918 से 1936 के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है और उन्हें उपन्यास सम्राट। लेकिन यदि उनके समय और आज के समाज की समानताएं देखी जाएं तो लगता है कि प्रेमचंद युग अभी समाप्त ही नहीं हुआ है। प्रेमचंद पहले सरकारी नौकरी में थे, लेकिन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर जिन हजारों लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, उनमें से एक प्रेमचंद भी थे। उसके बाद वे पूरी तरह से लेखन को ही समर्पित हो गए थे। वैसे विदेशी गुलामी का मतलब क्या होता है ये उन्हें तभी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था जब 1907 में उन्होंने अपना पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन के नाम से लिखा था, जिसकी कहानियों में अंग्रेज शासकों को बगावत की बू आई और उन्होंने उसे देशद्रोह मानते हुए 1910 में जब्त कर लिया था और उसकी सारी प्रतियां जलवा दी थी। साथ ही प्रेमचंद जी को ये धमकी भी दी गई थी कि अगर उन्होंने दोबारा कुछ भी लिखने की कोशिश की तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब जाहिर है कि जो कलम सत्ता को खुश करने के लिए लिखे वो कलम कुछ और ही होती है। प्रेमचंद जो अब तक गुलाब राय के नाम से लिखा करते थे, अब से प्रेमचंद हो गए। उन्होंने नाम बदल लिया था, लेकिन तेवर नहीं। प्रेमचंद जी ने जागरण
और हंस जैसी साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने सरस्वती प्रेस भी खरीदा, लेकिन घाटे में रहने की वजह से उसे बंद करना पड़ा। यहाँ ये बात फिर से उठती है कि आज भी ऐसे लेखकों की कमी नहीं है जो जितना अच्छा लिखते हैं उतनी ही अच्छी तरह अपने ही लिखे को बेच नहीं पाते हैं। यही वजह है कि न जाने कलम के कितने सूरज गुमनामी के अंधेरे में ही खो जाते हैं। खैर, बाद में प्रेमचंद जी ने फिल्मों में पटकथा लेखन में भी भाग्य आजमाया, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी और वे बीच में ही सब कुछ छोड़कर मुंबई से वापस आ गए और उसके बाद बस कलम के सिपाही बनकर ही साहित्य सेवा करते रहे। कितना विचित्र संयोग है ये कि अपने आखिरी दिनों में उन्होंने गोदान लिखा और मृत्यु पूर्व उनकी आखिरी प्रकाशित रचना कफन थी। उनका आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र था जो अधूरा ही रह गया था और जिसे बाद में उनके बेटे ने पूरा किया था। बहुत से लोग प्रेमचंद जी को मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। उनके नाम के साथ मुंशी जुड़ने की भी दिलचस्प कहानी है। दरअसल हंस पत्रिका का संपादन कन्हैयालाल मुंशी और प्रेमचंद मिलकर किया करते थे। कन्हैयालाल पत्रिका में अपना पूरा नाम न लिखकर केवल मुंशी ही लिखा करते थे। सो पत्रिका के संपादन में दोनों का नाम ऐसे जाता था, मुंशी कॉमा प्रेमचंद। अब अक्सर लोग फुल स्टॉप पर भी नहीं रुकना चाहते हैं तो वे कॉमे पर क्या रोकते। सो कन्हैयालाल हो गए गायब और प्रेमचंद हो गए मुंशी प्रेमचंद। यहाँ भाषा हमें सिखाती है कि सिर्फ चलने का ही अर्थ नहीं होता, अर्थ रुकने, ठहरने और रुक कर ठहर कर समझने का भी होता है। सो आज प्रेमचंद फिर से एक बार रुक कर हमें ये सोचने पर विवश कर रहे हैं कि जितना रास्ता तय कर लिया गया है उसमें कितना पाया है, कितना गंवाया है। साहित्य ने जितने शब्द खर्च किए हैं वे जिंदगी में अर्थ कितने पैदा कर पाए हैं। चलते चलते अगर हम एक बार फिर से प्रेमचंद जी के शब्द ही लेकर कहें तो उन्हीं की एक कहानी का किरदार कहता है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। तो हम भी बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रेमचंद जैसे कलमकार को याद करना और याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का सच भी यही जानने की तलाश है कि खोखले आडंबरों के चलते आज भी कहीं कोई कफन के बिना तो नहीं मर रहा है। किसी घर की मालकिन बूढ़ी काकी 2 वक्त की रोटी को आज भी घिसट घिसट कर तो नहीं जी रही है। फिर कोई निर्मला बेमेल शादी की बर्बादी झेलने को अभिशप्त तो नहीं है। ईदगाह को जाता अकेला हामिद सही सलामत घर पहुंचकर अपनी दादी को चूल्हे की आग से बचाने को चिमटा दे पाएगा या खुद किसी उन्माद की आग की भेंट चढ़ जाएगा। ठाकुर का कुआं वक्त के साथ भरा नहीं है, बल्कि और ज्यादा गहरा हो गया है, जिसमें जाति व्यवस्था की शर्मनाक स्थिति डूब मरने के स्तर पर पहुंच गई है। औरतों के इर्द गिर्द सवालों के दायरे पहले से और ज्यादा कस गए हैं। किसान आज भी बद से बदतर हालत में पहुंच चुके हैं। ये और ऐसी इतनी सारी प्रासंगिकताएं हैं जो साबित करती हैं कि लगभग 100 साल पहले ये सब लिख चुके प्रेमचंद की सोच में इतना नयापन है कि उनकी सरकंडे की कलम भी अभी भी पुरानी नहीं पड़ी है। उसे याद करने और याद करते रहने की ज़रूरत लगातार बनी रहेगी। प्रेमचंद के चले जाने के बाद भी उनका साहित्य हमें ये बता रहा है कि सिर्फ तारीख बदली है, वक्त नहीं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।